सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें रोज एक नया मोड़ ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है और इंटरवेंशन से वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा डिमोरलाइज्ड भी हमको लगता है कि वह हुई है और इसका असर लोगों पर पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक दलों में, जो राजनीतिक वहाँ के दल हैं, उसमें जो एकता का अभाव है, जो आगे बढ़ करके माइलेज लेने की बात में जो प्रतियोगिता चल रही है, और जो हमने आज बंगला अखबार भी हम देख रहे थे कि तृणमूल के लोग भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए कांग्रेस को, तो यह जो स्थिति है यह थोड़ी सी निराशा पैदा करती है। और दूसरी तरफ आज जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर भी जो समाजवादी तेवर के जो लोग हैं उसको जो एकजुटता और लखीमपुर खीरी की घटना पर जो करना चाहिए था वो नहीं हो सका। वो होना चाहिए था, आज उसकी अभिव्यक्ति हो सकती थी। ऐसे समय में हम अभी रामशरण जी को और फैसल जी को सुनेंगे, तो पहले हम रामशरण जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद आशुतोष जी। असल में पिछले दिनों जो अचानक घटना हुई लखीमपुर खीरी में, वीडियो बन रहा है, वीडियो खोल लीजिए। तो उसने घटना ने हम लोग को सबको चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये एक गंभीर घटना है और किसान आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आ सकता है इसके चलते। जिस तरह से कि पिछले 15 अगस्त को आया था और उसमें एक आंदोलन लगता था कि बिखर गया है, लेकिन फिर राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ और उसका जो एक भावनात्मक असर पड़ा, उससे आंदोलन फिर से एक नए मोड़ में आया। मुझको लगता है कि ये जो लखीमपुर की घटना है उसी तरह की एक गंभीर मोड़ वाली है। असल में ये आंदोलन जो है इतना लंबा चला, इसके मूल में यह है कि ये आंदोलन शांतिमय रहा है। एक इस तरह का सत्याग्रह लंबे समय तक चलना मुश्किल होता है, लेकिन यह चूंकि शांतिपूर्ण रहा है इसलिए इतने दिनों तक चलता रहा। और 15 अगस्त को जो घटना हुई थी दिल्ली में, उसने जो है सो एक उसको बिखराव में ला दिया था। तो मुझको डर लग रहा है कि ये जो लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए इसका तो असर होगा ही, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, ड्राइवर मारा गया, उसका भी एक उल्टा असर पड़ सकता है। शायद यह एक बड़ा कारण है कि राकेश टिकैत जी को झुक करके समझौता करना पड़ा बीजेपी की सरकार से, योगी सरकार से, कि भाई आप 45 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को दे दीजिए और जो है सो ये और सब जो समझौते जो हुए, तो इससे काफी लोग जो है सो एक तरह से उंगली उठा रहे हैं राकेश टिकैत की ओर कि उन्होंने ये जो समझौता किया ये बहुत गलत किया। लेकिन हमको लगता है कि ये एक मजबूरी थी और राकेश टिकैत जी ने सही काम किया कि कम से कम जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को मदद और नौकरी इत्यादि की जो बात थी वो तो दिला दी। साथ ही आंदोलन को हिंसक होने से उन्होंने बचा लिया, नहीं तो ये स्थिति थी कि ये एक पूरे देश में किसानों की प्रतिक्रिया होती और वो आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाता। और लेकिन इसके बावजूद ये जो बात उठ रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के ऊपर में कार्रवाई हो, मंत्री को पद से हटाया जाए और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाए, यह सवाल जो है सो अभी कायम है। और इस सवाल को लेकर के ये जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस को इसका बहुत लाभ पहुंचा है। हालांकि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं
कि कांग्रेस को बढ़ाने में बीजेपी का हाथ है, जिससे कि समाजवादी पार्टी का वोट कट जाए, उसकी ताकत कमजोर हो जाए। इस बात में मुझको दम नहीं लगता है, क्योंकि अखिलेश जी संघर्ष के मुद्दे पर उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना उन्होंने जाति को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आंदोलन करने के मामले पर समाजवादी पार्टी निष्क्रिय रही है, तो इसका असर पड़ेगा। और आज नहीं कल हमको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जा सकता है। तो इसलिए ये निश्चित है कि लखीमपुर खीरी की घटना जो है, इसका एक बड़ा राजनीतिक असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा। और यदि यूपी के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिलती है, तो फिर बीजेपी को अपनी लाइन बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से भी हटना पड़े। इसको देखते हुए हो सकता है कि सरकार ये तीनों कानून को वापस ले ले और एमएसपी का ये स्वीकार कर ले, इस डर से। तो मैं नहीं जानता कि लखीमपुर खीरी की घटनाएं वास्तव में क्या असर डालेंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक जो चिंता की बात है कि थोड़ा सा ये राकेश टिकैत के बदले में जो दूसरे नेता लोग हैं, वो लोग भी ज्यादा उग्र हैं। तो ये लेके कहीं आपस में कोई विभाजन ना पैदा हो किसानों के बीच में, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन मुझको लगता है कि इसमें बीजेपी की हार के चलते ही जो दिख रही है, उसके चलते ही ये सारा किया जा रहा है। एक सीक्वेंस है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि उनका मुकाबला करो, सठम साठ्यम समाचरित करो, जेल जाओगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। यूपी में विज्ञापन छपता है कि जो आएगा उसको ठोक दिया जाएगा, या फिर इस तरह के जो हाव भाव दिखाए जाते रहे हैं। तीसरी बात है कि ये जो केंद्रीय उप राज्य मंत्री हैं, इन्होंने भी बयान दिया था कि हम चुनौती का सामना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी स्थिति में लगता है कि ये जो किसानों को कुचलने की घटना है, ये जानबूझ करके की गई है। और ऐसा नहीं है कि इसको चलने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो अमित शाह जी हैं, ये इनकी रणनीति हो सकती है कि आंदोलन पर हमला हो और किसानों में प्रतिक्रिया पैदा हो, जगह जगह हिंसा हो, तो ये आंदोलन जो है हिंसा के चपेट में आकर के खत्म हो जाएगा। जैसे कि एनआरसी के आंदोलन को इन लोगों ने दंगा करा करके खत्म किया, उस तरह की कोशिश ये है। ये बीजेपी की एक कोशिश हो सकती है कि जानबूझ करके इस आंदोलन को हिंसा के जाल में फंसाया जाए, इसीलिए ये घटना कराई गई है। और ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति हो सकती है। अब इस रणनीति से किसान बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे, देखने का सवाल है। यदि ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहता है, तो फिर हमको लगता है कि यह घटना किसानों के आंदोलन के लिए और आम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों के हित में नहीं है। यदि कानून लागू हो जाते हैं तो आम लोगों को भी भयंकर मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापारियों को जमाखोरी की, कालाबाजारी की पूरी छूट मिल जाएगी। दूसरी ओर है कि हमारे देश में फिर अनाज का संकट पैदा हो सकता है। जैसा कि पहले PL 480 का गेहूं आता था और शास्त्री जी ने किसानों की मदद की, तो ये उत्पादन बढ़ा है। तो ये फिर हो सकता है कि देश में अनाज का संकट पैदा हो जाए। और तीसरी बात ये भी है कि ये जो व्यापारीकरण जो हो रहा है, इसमें पूरी खेत में जिस तरह से रासायनिक खाद और दवाएं डालने के लिए ये कंपनियां बाध्य करती हैं,
कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली होगा तो सबको बाध्य किया जाएगा कि आप इतना रासायनिक पदार्थ डालिए और हमसे खरीदिए, तो उससे जो खेत है वो कुछ सालों में ही चौपट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इन स्थितियों में ये काफी खतरनाक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी खतरनाक है यह आंदोलन जो है। तो ये फूड सिक्योरिटी का जो सवाल है, ये सारे सवालों को लेकर के ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आंदोलन को इस घटना से बूस्ट मिल सकता है, बशर्ते कि ये किसान आंदोलन अपने शांतिपूर्ण स्वरूप को बनाए रखता है। धन्यवाद। हाँ, तो अभी रामचंद्र जी ने जो पॉलिटिकल, एक राजनीतिक और किसान आंदोलन की प्रकृति पर विचार किया और कहा कि इसकी शांतिमयता ही इसकी शक्ति है, और यदि शांतिमय आंदोलन बना रहता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। अब हम इसी पहलू पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार हम लोग सुन सकेंगे। फैसल जी अपनी बात रखेंगे। फैसल जी। आशुतोष जी, आपने जो शुरू किया था उसमें 3 सवाल आपके थे। एक सवाल था यूपी सरकार को लेकर, दूसरा था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और तीसरा जो अभी जांच कमीशन बैठाने की बात जो बैठाई गई है उसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बीच का रास्ता लिया है जो बहुत निराशाजनक है। उसने कुछ टिप्पणियां जरूर की, लेकिन क्या एक नामजद अभियुक्त 164 के तहत सम्मान उस पर जारी हो सकता है और सम्मान पूर्वक बुलाकर उससे केवल बातचीत की जा सकती है? ये पूरे भारतीय आईपीसी और जो दूसरे प्रावधान हैं उस पर एक सवाल है और इसको सोचा जाना चाहिए। इस पर इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। यह इसलिए है क्योंकि एक अभी हाल में ही नारकोटिक्स का मामला चल रहा है मुंबई में, जिसमें शाहरुख खान का बेटा अभियुक्त है। उसके खिलाफ कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं है, उसके खिलाफ बहुत कुछ प्रमाण भी शायद नहीं मिला है, जैसा कि टीवी चैनलों पर ही और अखबारों में पब्लिश हुआ है। बावजूद उसके उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पहले हिरासत में दिया गया नारकोटिक्स को, और बाद में अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन जिस आदमी ने दिन दहाड़े 4 लोगों को कुचलकर मरवा दिया हो, मार दिया हो, और जो जीप में मौजूद हो, जो वीडियो बता रहे हैं, उसके खिलाफ यह जो नरमी बरती जा रही है पूरे देश में, यह एक बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से भागना उचित नहीं होगा। क्योंकि जिस गृह राज्य मंत्री की बात हो रही है वो खुद में एक हिस्ट्री सीटर, उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या के मामले में जो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है इलाहाबाद के, उसमें वो जमानत पर है और वो देश का गृह राज्य मंत्री है। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा मंत्री। उसको सिर्फ इसलिए बनाकर रखा गया है, अभी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था इसमें लाया गया, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हो रही थी और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए एक ऐसे ही ताकतवर व्यक्ति की जरूरत थी। क्योंकि गुजरात में यह फॉर्मूला आजमाया जा चुका है कि यदि आप लोगों को मारेंगे तो आप न केवल मुख्यमंत्री बन सकते हैं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी देश का बन सकते हैं। ये बात ऑलरेडी प्रमाणित हो चुकी है भाजपा के भीतर कि यदि आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो संविधान के अनुकूल न भी हो, फिर भी आप बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। और इसके 1-2 नहीं, कई अनेक प्रमाण हैं और इन प्रमाणों को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आज हरीश साल्वे के साथ कुछ सख्त टिप्पणियां जरूर की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट निर्देश देने की आज अपेक्षा थी मुझे कि वो कहेगा कि इनको गिरफ्तार किया जाए और समय देने की जरूरत नहीं है। एक सम्मान का उसने उल्लंघन किया, जो सम्मान दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए अगर एक आम आदमी के साथ यह घटना होती तो। एक बात तो मुझे ये कहनी है, इस देश में कानून का एक नंगा नाच चल रहा है और ये सिर्फ लखीमपुर में ही घटना नहीं हुई, तिकोनिया में। इसकी एक पुनरावृत्ति हरियाणा के अंबाला में भी हुई है, जहां भाजपा के एक सांसद ने किसानों के एक प्रतिरोध जुलूस में गाड़ी दौड़ा दी और एक किसान बुरी तरह घायल और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। और वो घटना भी इसलिए की गई है क्योंकि यह एक संदेश देश में जा रहा है कि कुचला जाए। प्रधानमंत्री तो एक जमाने में यहां तक बयान देते थे कि अगर
कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो तकलीफ होती है। और आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उत्तर प्रदेश के ही किसी इलाके में एक दुर्घटना हुई है सड़क की, जिसमें 10 या 15 लोग मरे हैं, उसके सिंपैथी में उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन 4 लोग मरे जो किसान हैं, एक पत्रकार मरा और 2 भाजपा के कार्यकर्ता मरे या 3 भाजपा के कार्यकर्ता मरे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया। वो भारत की आजादी की हीरक जयंती, जिसको वो अमृत महोत्सव बोल रहे हैं, ये मना रहे थे लखनऊ में घटना के दूसरे ही दिन, दूसरे या तीसरे दिन, लेकिन उन्होंने वहां भी एक शब्द नहीं कहा। इसी लखनऊ में एक समय जब रोहित वेमुला को रोहित वेमुला ने जब अपना सुसाइड किया था, तो उस पर उन्होंने रोते हुए कुछ बातें कही थी अंबेडकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के ये लखनऊ में। तो ये दोहरा मानदंड आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और यह इस देश के तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आंदोलनों, व्यक्तियों और बोलने की आजादी को गाड़ियों से अब कुचलने पर आमादा हो गई है। यह कुचलने का प्रक्रिया तो पहले भीमा कोरेगांव में देखा गया, हाथरस में देखा गया, वो एक अलग तरह का मामला था, लेकिन उसमें भी ठीक इसी ढंग के प्रयोग किए गए। भीमा कोरेगांव में जब दलितों पर हमले हुए तो एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें भाजपा के भिड़े गुरुजी और एक वहां के नेता, जो भाजपा का बड़ा नेता, जो शायद सांसद या विधायक भी रहा है, वो एफआईआर में दर्ज व्यक्ति था, लेकिन आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन देश भर से जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनको पकड़ के बंद कर दिया गया। हाथरस की घटना देखी गई, जहां वो कप्पन नाम का केरल का पत्रकार किस ढंग का जुल्म झेल रहा है। इसी ढंग से अनेक घटनाएं हुई। अभी गोरखपुर में एक भाजपा का ही आदमी था जिसको पुलिस ने मार दिया और उसके खिलाफ किसी ढंग की कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मात्र उसकी पत्नी को जाके कुछ मुआवजा की राशि दे दी गई है। योगी को इतनी सहानुभूति नहीं थी कि वो जाकर मिले, वो बुला लिए उस विधवा को और उससे मुलाकात की। ये उन्होंने सुबोध कुमार सिंह के मामले में भी बात अपनाई थी, जिनकी भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। वो पुलिस के इंस्पेक्टर से सुबोध कुमार सिंह, याद होगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां पर ये घटना हुई थी। तो ये एक लगातार सिलसिला इस देश में चल रहा है और इस सिलसिला में लखीमपुर खीरी भाजपा के लिए एक स्वाभाविक घटना है कि उनके विचार, उनके हिंदुत्व के एजेंडा और उनका जो सवर्णवादी मानसिकता है उसको पुष्ट करता है। ऐसी स्थिति में शायद ही आशीष मिश्रा, मोनू या टेनी की बर्खास्तगी और मोनू की गिरफ्तारी निकट भविष्य में होती हुई दिख रही है। अभी जो जांच कमीशन बैठाया गया है, इस पर भी एक क्वेश्चन है कि उस जज को किसने चुना, उनको लाने की सलाह किसने दी है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भारत में न्यायिक जांचों का भी क्या हश्र होता आया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेलेक्ट किया? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको सेलेक्ट किया? या सरकार के ही किसी मंत्री या अफसर या मुख्यमंत्री के कोई ने उसको नियुक्त कर लिया? क्योंकि जांच इससे प्रभावित होगी। इस पर आज प्रश्न कई लोग उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बाहर भी, कि जो निष्पक्ष जांच के लिए जो एक जो मानदंड दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लखीमपुर खीरी की घटना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां केवल किसानों का आंदोलन ही नहीं, भारत के लोकतंत्र और संविधान पर भी की हिफाजत करने वालों के सामने भी बड़ी चुनौती। आपने सवाल राजनीतिक तौर पर सही उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि जो लड़ेगा, जो तनकर खड़ा होगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको अगर देखा जाए तो भट्टा पेट्रोल से लेकर जो किसानों का ही लड़ाई मायावती के जमाने में हुई थी और भट्टा परसौल में जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपनी भूमिका निभाई, वहां से लेकर लखीमपुर खीरी तक हाथरस जाते हुए पुलिस से उनको धक्का मुक्की हुई, उनके साथ बदतमीजी की गई। मेनका गांधी के साथ तो, मेनका गांधी में बोला सॉरी, प्रियंका गांधी और दुष्यंत हुड्डा के साथ तो जिस ढंग का व्यवहार किया गया दीपेंद्र हुड्डा के साथ, वो पूरे टीवी चैनलों पर सबने देखा है कि उनको रोकने के लिए सीतापुर में किस ढंग की बदतमीजी की गई। वो राज्यसभा का सांसद है हुड्डा, उनके साथ यह व्यवहार हुआ। प्रियंका गांधी एक हैं, उनके साथ व्यवहार हुआ। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सहानुभूति मिलेगी या अखिलेश यादव का क्या हश्र होगा, वो एक अलग सवाल। लेकिन सवाल यह है कि जब भी ऐसी
घड़ी आती है तो ये समाजवादी, ये बसपा के लोग और या दो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, उनके लोग सड़कों पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? हर जगह क्यों राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ही पहल लेती हुई दिख रहे हैं? ये सवाल को भी हमको गंभीरता से देखना चाहिए। इसमें पूरी कांग्रेस भी शामिल नहीं है। तय यह सही बात रामशरण जी ने कहा है कि इससे उत्तर प्रदेश में इसकी रेटिंग कांग्रेस की काफी बढ़ गई है, लोगों का समर्थन भी बढ़ गया। कल जब अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश के अध्यक्ष है, जब वो राजभवन के सामने धरना पर बैठे थे और उनको भीतर नहीं जाने दिया गया और उन्होंने धरना दिया, तो उसमें जिस ढंग से भीड़ उमड़ कर आई जहां तहां से, वो अपने आप में बता रहा है कि लोगों का, खासतौर पर वो लोग जो महंगाई को लेकर, जो क्राइम नियंत्रण नहीं होने के कारण या दूसरे उत्पीड़नों के कारण परेशान है, उनको एक ऐसी आवाज की जरूरत है। ये आवाज जो देगा वो आगे जाएगा, मेरा इतना कहना है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी ने गलती किया या सही किया, ये वक्त बताएगा। अभी वो बोल रहे हैं कि 12 अक्टूबर तक वो देखेंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और टेनी का इस्तीफा नहीं होता है तो देश भर के किसान आंदोलन करेंगे। एक दूसरे नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा है कि टिकैत ने जो भी समझौता किया है उसमें तमाम किसान संगठनों के लोगों की सहमति थी, क्योंकि उस समय शव को वहां से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाना जरूरी था, उसका पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी था। ये कुछ जरूरी चीजें, वो समझौता सही है गलत है इस पर तत्काल मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इससे एक निराशा कुछ लोगों के अंदर जरूर पैदा हुई है, जो चाहते हैं कि हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। कई बार रणनीतिक तौर पर आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि रामशरण जी ने जो सवाल उठाया है कि अगर 315-16 दिनों से यह किसान आंदोलन चल रहा है और पूरी सफलता से विस्तार पा रहा है और बड़ी संख्या में देश के अन्य राज्यों में भी भागीदारी किसानों की बढ़ रही है, तो उसके शांतिपूर्ण स्वरूप और उसका लोकतांत्रिक चरित्र और उसके अंदर एक सामूहिक नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी बड़ी भूमिका की हिफाजत आज देश की राजनीति में एक अहम तरीके से करने की जरूरत है, ताकि हमारे देश में आने वाले दिनों में राजनीतिक चरित्र भी बदले। ये एक अलग बहस का सवाल। लेकिन इस समय किसानों को, के नेताओं को इस परीक्षा की घड़ी से गुजरना होगा कि वो 2024 में भाजपा को हराने के लिए कितना तीखा रुख दिखाते हैं। टिकैत की असली परीक्षा इस पर ही होगी, क्योंकि इस समझौते से उनको लेकर कुछ लोगों ने जरूर सवाल उठाया है। उन सवालों को मैं न तो खारिज करता हूं न उसका समर्थन करता हूं। बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ है, उसने यह साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में इस ढंग की अनेक घटनाएं देखने को मिलेंगी, जहां भी संघर्ष लोग करेंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो। क्योंकि आदिवासी और दलितों को तो ये लंबे समय से देखना पड़ रहा है। इस ढंग की अनेक घटनाएं ऊना से लेकर बहुत सारी जगहों पर हुई हैं, जहां लोगों ने देखा है, या मॉब लिंचिंग के नाम पर जो कुछ इस देश में पिछले 7 सालों से हो रहा है उसको भी लोगों ने देखा है। बावजूद इस समय किसानों ने एक चुनौती दी है, सत्ता डरी हुई है, घबराई हुई है, लेकिन वो सवर्णवादी जो उसका हिंदुत्व है, उसकी रक्षा के लिए वो तमाम बड़ी जातियों और दूसरे समूहों के हिंदुत्ववादी एजेंडा को सहलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो कोई बहुत बड़ा बदलाव करते हुए टेनी जैसे नेताओं को शायद वो दरकिनार कर सके। तो ये जनता का दबाव हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, बुद्धिजीवी कर सकते हैं, पत्रकार कर सकते हैं, आंदोलनकारी कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ इसी पर निर्भर है। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा लेख था, चंडीगढ़ के किसी बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे प्रमोद कुमार, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि राजनीति की भेंट चढ़ेगा लखीमपुर खीरी या इंसाफ का एक नया मानदंड उससे क्रिएट किया जाएगा। और ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल उन्होंने उठाया है कि राजनीति के नाम पर ब्राह्मण वोट के लिए भाजपा इंसाफ का गला घोंटेगी और दूसरी पार्टियां भी उस इंसाफ को पाने के लिए आक्रामक ढंग से दबाव बना पाएंगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अभी तुरंत इस देश के सामने है और इससे आगे गुजरने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं कुछ और बोलना चाहूंगा आशुतोष जी। जी अभी जो फैसल जी ने जो बात कही, इसमें 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है।
कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो रुख लिया और तुरंत गिरफ्तारी का या ऐसा कुछ नहीं दिया, तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी मुश्किल है। और चीफ जस्टिस का रुख इधर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उनके पास भी विकल्प की कमी है कि यदि मान लीजिए कि वो कहें कि भाई पुलिस से लेकर के सीबीआई को दे दो या कोई दूसरी एजेंसी को दे दो, तो सारी एजेंसियां तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करती हैं। रामशरण तो जी, उससे है कोई कि आप जो बोल रहे हैं, रामशरण जी एक मिनट केवल, आज सीबीआई को भी लेकर चीफ जस्टिस ने बहुत कड़ी टिप्पणी की और उन्होंने लगभग उसको साबित कर दिया है कि इसकी अब कोई प्रासंगिकता बची नहीं, इसलिए उसकी भूमिका देश जान रहा है। और उन्होंने जो नया न्यायिक टीम गठित की गई है न्यायविद के नेतृत्व में, उसको लेकर भी कुछ कहा है। तो उन्होंने भी इस पर जो टीम के बारे में भी सवाल उठाया है, इसीलिए मुझको नहीं लगता है कि पीठ की ज्यादा मजबूरी है। हो सकता है कि अगले तिथि पर जो रिपोर्ट आती है उस पर वो कुछ कठोर कार्रवाई करें, या हो सकता है कि कोई एसआईटी का गठन किया जाए जो कि इसके लिए विशेष तौर पर जांच के लिए हो, ये हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि चिंता की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही एक और पीठ ने जो किसान आंदोलन पर टिप्पणियां की हैं वो थोड़ी चिंताजनक लगती हैं। और ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि कहीं ये कोई इसमें गलत प्रलोभन या कुछ ऐसा तो उसमें काम नहीं कर रहा है कि किसान आंदोलन पर जिस तरह से यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दे देता है कि इसको धरना को समाप्त किया जाए, तो ये सवाल उठाया गया है कि सत्याग्रह करना, धरना करना मौलिक अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि नहीं है, इस पर विचार किया जाएगा। तो ये पूरे देश में जो आंदोलन की जो प्रक्रिया है वही समाप्त हो जाएगी। पूरे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सवाल तो न्यायालय के एक दूसरे पीठ ने उठाया है। और ये यदि ये निर्णय ले लिया जाता है कि सत्याग्रह करना पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है, तो फिर देश में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला हो जा सकता है। और इसलिए यह आवश्यक लगता है कि भले ही जैसे कि राजशाही में होता था कि भाई अच्छा राजा आया तो समाज अच्छा है, बुरा राजा आया तो बुरा अच्छा है, तो उसी तरह से न्यायपालिका में भी अच्छे न्यायाधीश आएंगे तो अच्छा निर्णय होगा, गलत न्यायाधीश आएंगे प्रलोभन से शिकार आएंगे तो गलत निर्णय होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको तो बदलना ही पड़ेगा। यदि कॉलेजियम सिस्टम नहीं बदलता है तो इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहेंगी कि कोई ऐसा आएगा जो कि प्रलोभन का शिकार हो जाए, तो वो निर्णय को प्रभावित करता रहे। धन्यवाद। हाँ, तो अब और भी कुछ साथी यदि कुछ पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकते हैं। मणिमाला जी कुछ बोलना चाहे? साथी हैं वो अपनी बात रखें। मणिमाला जी कुछ कहेंगी? जी नहीं, अलग से कुछ नहीं बोलना चाहती। हाँ, मणि जी तो जुड़ी रही हैं, बहुत गौर से देख रही हैं चीजों को। मैं कह रही हूँ कि अलग से कुछ नहीं बोलना है। हेलो जी जी, हेलो, वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए मणि जी। वीडियो रहने दीजिए, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं ये कह रही थी जो कुछ कहा उससे तो पूरी सहमति है, कहीं कोई ऐसी बात है नहीं जो कि मैं कहूँ। सिर्फ जो रामशरण जी ने ये कहा कि बीजेपी ऐसा जानबूझकर करवा सकती है, तो मेरा कहना है कि करवा सकती नहीं है, जानबूझ के करवा रही है। और उनका एजेंडा मैंने देखा है, उनका अभी हाल का जो एक सूत्री एजेंडा है, वो एजेंडा यही है कि किसी तरह से किसान आंदोलन को हिंसा के लपेट में ला करके इसको खत्म करा दिया जाए। तो ये जो गाड़ी चढ़ाई गई यहाँ पर भी और अम्बाला में भी, अम्बाला में लोग मरे नहीं लेकिन चढ़ाई तो गई, वो इसी वजह से चढ़ाई गई। एक ने कहीं आप लोगों में से किसी ने कहा या कहीं आज मैंने पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ
कि अगर मान लीजिए कि और दोबारा आकर के गाड़ी आ जाती और लोगों को रौंद देती, एकदम गोली बरसा देती, या एक मैं कल्पना कर रही हूँ, एक कल्पना का कोई आधार है कि नहीं मालूम नहीं, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां गांधी के सीने पे उतार दी और वो हे राम कह के दुनिया से चले गए। अगर वहां पर 10 लोग आ जाते और तमाम खड़े लोगों पे गोलियां चला के मारने लगते तो क्या होता, तो क्या रिएक्शन होता? कहना बहुत मुश्किल है कि दूसरा कोई क्या सोचेगा, गांधी जी क्या सोचते, लेकिन हम आप क्या सोचते? क्या गाड़ियां रौंदती रहे और रिएक्शन नहीं होगा, ये कैसे सोचा जा सकता है? इसलिए जो प्रतिवाद में हिंसा हुआ उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उसको रोक पाना असंभव था, ये तो मैं कहूंगी ही कहूंगी। कई अपने साथी हैं, यहाँ तो किसी ने नहीं कहा, वो इस बात को लेकर के आंदोलन वापस ले लेने तक की बातें कर रहे हैं, कर लिए लेना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आंदोलन किसी तरह से खत्म हो जाए, यही इनका एकमात्र उद्देश्य है। और इसका प्रतिवाद यही है कि आंदोलन किसी तरह से भी खत्म ना हो, छोटे मोटे समझौते करने पड़ेंगे, करने पड़ते हैं। अब जैसे करनाल में ही जो कुछ हुआ, तो इनका तो डिमांड था कि उसको बर्खास्त किया जाए आयुष सिन्हा को, पर उसका कुछ भी नहीं हुआ, एक तबादला कर दिया गया। तो फिर भी उन्होंने आंदोलन समेटा वहां से, क्योंकि कितने मोर्चे खोल के बैठेंगे और ज्यादा से ज्यादा मोर्चे खोल लेंगे तो फिर उनका नियंत्रण कैसे रहेगा? फिर तो हिंसा होना स्वाभाविक है, लोग उतर ही जाएंगे हिंसा पे। इसलिए इस विकट परिस्थिति में मोर्चे जितने कम जो खुले हैं वो जारी रहें, पर आगे ना खुले, ताकि जब साधारण लोग, बिल्कुल भूखे नंगे लोग बिना नेतृत्व के शामिल होंगे तो हिंसा की संभावना बढ़ ही जाएगी बहुत ज्यादा। तो मुझे तो लगता है कि टिकैत ने जो कुछ भी किया, योगी ने उनको आने दिया, उनसे बात की, समझौता किया, इसमें योगी का फायदा है। लेकिन टिकैत ने जो कुछ भी किया, मैं गई भी उसके बाद 2 दिन, मैं एक दिन सिंगो बॉर्डर गई, एक दिन गाजीपुर बॉर्डर गई, आज सुनीलम से, डॉक्टर सुनीलम से बातचीत हुई, तो इस बात को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर किसी भी तरह की दो राय नहीं है। सबने बल्कि थोड़ी राहत की सांस ली है कि चलो वहां फर्दर एक और सेंटर नहीं खुला। और दूसरी बात कि आगे और हिंसा होती तो मरते तो आम लोग ही ना, और कोई भी मरे, हमें तो तकलीफ किसी के भी मरने से है। और जाहिर है कि साधारण लोगों का गुस्सा जब भड़केगा तो उनको नियंत्रण में करना फिर नामुमकिन है, हो नहीं सकता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, समझौता जिस लेवल पर हो गया, तो किसान आंदोलन बच गया, लोग भी बचे और आंदोलन भी बचे। इस आंदोलन को किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। अगर यह आंदोलन खत्म हो जाता है बिना किसी नतीजे का, तो समझ लीजिए कि आने वाले कई दशकों तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये सरकार और कितनी क्रूएल हो जाएगी कि ये तो लोगों के घरों पे गाड़ियां दौड़ा देगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी। इसलिए मुझे बहुत, जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ, जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। लेकिन कोई क्या करे? आप मेरे ऊपर गाड़ी दौड़ाइएगा, मेरे परिवार के ऊपर गाड़ी दौड़ाइएगा, मारिएगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी हाँ खत्म कर दो सबको। ये नहीं हो सकता ना, ये असंभव है। तो हम हिंसा का समर्थन न करते हुए भी हम यही कहेंगे कि ये होना ही था, यही होना था, और लोगों ने पलट के कम हिंसा की, उतने दुख उतनी पीड़ा में वो सोए रहे, चलते रहे, गाड़ियां रौंदती रहे, गोली चलती रहे, मार खाते रहे। ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है।
तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, उसे समझे हम लोग कि वहां से क्या संभव था। हम आप रहते वहां तो क्या करते। आप इमेजिन कीजिए कि लखीमपुर में हम आप होते तो क्या करते। लोग मारे नहीं, रोकने की कोशिश जरूर करते, लेकिन क्या हम रोक पाते। हम कोशिश करते, लेकिन क्या हम रोक पाते। और अगर ये उलट के न मारते तो क्या गाड़ी दोबारा इनको नहीं कुचलने के लिए आती, या फायरिंग और ज्यादा नहीं होती। पुलिस थी। आज का जो वीडियो है उसमें तो पुलिस है वहां पे खड़ी और फायरिंग हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जब जनता इतनी असहाय स्थिति में हो जाए कि उसकी आंखों के सामने मर्डरर को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था लगी हो ऑन द स्पॉट, तो जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी। हम बुनियादी स्वभाव नहीं बदल सकते किसी का। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। बाकी जो आपने, जो फैजल जी ने बातें कही, मुझे तो कोर्ट से बहुत निराशा मिली आज। मुझे उम्मीद थी कि सुगो मोटो लिया है तो कुछ कम से कम इतना तो कहेंगे कि भाई एफआईआर में दर्ज है, उसे पकड़ के ले आओ, क्यों लेट हो रही है। दीवार फांद फांद करके पकड़ते हैं ये लोगों को। पी चिदम्बरम को दीवार फांद करके सीबीआई ने पकड़ के लाया था। यहाँ इतनी मुरव्वत क्यों, ये सीधा पूछना था। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के आई वॉश रहा, मुझे लगा कि उन्होंने बहादुरी में ये कॉल किया और सरकार के सामने झुक गए, कुछ न कुछ नसीहत मिली होगी, वो झुक गए। लालची तो नहीं है ये चीफ जस्टिस गोगोई की तरह, बट समथिंग समथिंग तो है कि आज का फैसला बहुत बहुत निराशाजनक रहा मुझे। बाकी जो चिंताएं जताई रामचरण जी ने कि सत्याग्रह पे ही रोक लगा दे तो क्या होगा वगैरह, कर सकते हैं, कुछ भी कह ही चुका है, एक कह चुके हैं एक जज, आगे कुछ भी हो सकता है। जो होगा उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, कई मुश्किलें इसने पार की, 26 जनवरी पार किया। इस बीच में एक बात, पता नहीं आप लोग को खबर है कितनी है, सामूहिक रेप का आरोप लगा दिया गया था, सामूहिक बलात्कार का। उससे पार पाया, केस चल रहा है अलग बात है, लेकिन आंदोलन टूटा नहीं, आंदोलन झुका नहीं। और आज ये लखीमपुर की घटना है, आंदोलन को टूटने से बचा लिया टिकैत ने। हो सकता है कि कुछ इनका फायदा हो ना हो, इनके पर्सनल गेन और ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो बुनियादी तौर पर ये गेन है कि आंदोलन टूटने से, आंदोलन हिंसक होने से फर्दर बच लिया। बस इतना ही।